आला दोस्तों, आप सुन रहे मेवाती विरासत और मैं हूं आपका होस्ट मजलिस खान। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने न केवल हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा दी, बल्कि आज अपनी लेखनी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तैयारी को एक नई दिशा दे रहे हैं। समीर खान जी बेसिकली सरकारी अध्यापक हैं और रामगढ़ के पास निवाली गांव से बिलोंग करते हैं और अभी जोधपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका धन्यवाद सर, जो आपने इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित किया। और बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया, मैं बहुत ही ग्रामीण इलाके से, मेवात क्षेत्र के, अभी भी मैं ग्रामीण क्षेत्र में ही रहता हूँ और मुझे गांव में रहना बहुत पसंद भी है। और शुरुआती जो दौर था बहुत ही कठिनाइयों भरा और परिस्थितियों के साथ में गुजरा हुआ दौर था, जो कि आज बहुत कम हो गया है। और मेरे परिवेश और जो मेरा परिवार है उसका मेरे साथ बहुत सहयोग रहा, और उसी की वजह से, मेरे माता पिता की वजह से और मेरे सभी सहयोगियों की वजह से, सहयोगी साथियों की वजह से, विद्यार्थियों की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। समीर जी, अध्यापन की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ? जी, अध्यापन की दुनिया में इस सफर इस प्रकार से शुरू हुआ कि मैं खुद पहले जब स्टूडेंट था तो मुझे सीखना बहुत ही अच्छा लगता था, और मैं शिक्षकों से बहुत ही सम्मानपूर्ण व्यवहार रखता कि भाई किस तरह से ये सिखाते हैं और टीचर किस तरह से उनका सम्मान करना चाहिए और हमें किस तरह से सीखना चाहिए। तो मैं अपने आप को टीचर के रूप में देखता था कि भाई किस तरह से ये सिखाते हैं, तो हमें भी कभी सिखाना पड़ा तो हम किस तरह से सिखा सकते हैं। तो शुरुआत में क्या है कि हमारे जो पड़ोस के और जो गांव के बच्चे हैं उनको ही मैं शुरुआत में मतलब हर एक चीज को, छोटी छोटी चीजों को सिखाता, चाहे कोई भी क्लास की चीजें हो, और हर सब्जेक्ट से संबंधित मैं कुछ ना कुछ उनको सिखाता, बहन भाइयों को। तो यहीं से ही मेरी एक ललक पैदा हो गई कि भाई सीखना और सिखाना बिल्कुल जरूरी है और ये समाज को बहुत आगे तक ले जाएगा। तो बस यही छोटी सी बात थी, यहीं से मेरी रुचि स्टार्ट हुई कि भाई बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हर शिक्षक पढ़ाता है लेकिन हर शिक्षक पुस्तक नहीं लिखता। आपको पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया? जी, पुस्तक लिखने का विचार इस तरह से आया कि मैंने खुद ने भी जैसे तैयारी की, तो मैंने खुद ने भी देखा कि भाई बहुत से कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन उनमें परीक्षा केंद्रित सामग्री उपयोगी जो है वो बहुत कम मिलती है, या मतलब जो देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी या बहुत ज्यादा गहनता से उनको पढ़ना पड़े, या बहुत ज्यादा विस्तृत रूप में उनको पढ़ना पड़े, जब जाके कुछ उनमें से मिलता है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़े। तो इस तरह से मुझे लगा कि भाई, और कई चीजें ऐसी होती है कि मान लो परीक्षा में कुछ अलग पूछा जा रहा है और उनमें कुछ अलग ही लिख रखा है किताबों में जी। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम इस तरह से करें कि परीक्षा उन्मुख कोई सामग्री प्राप्त हो, और उसमें प्रीवियस ईयर और जिस तरह से बच्चों की कठिनाइयां हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस तरह से कोई सामग्री या कंटेंट बच्चों को प्रस्तुत किया जाए। तो सिर्फ यहीं से ही मेरी एक शुरुआत हुई लिखने की कि भाई इस तरह से कुछ लिखा जाए। जी जी। अच्छा, कोई ऐसी विशेष घटना रही हो जिससे आपको एक प्रेरणा मिली हो एक किताब लिखने के बारे में? जी, घटना तो बस यही था कि भाई अध्यापन का कार्य था ही, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो बच्चों की जो जरूरत है, या बच्चों को सहज तरीके से, या बच्चों को बिल्कुल नजदीकी तरीके से हमने बहुत अच्छी तरह से परखा है। तो उन चीजों को देखते हुए हमने यही देखा कि भाई बच्चों को क्या चीज किस तरह से होनी चाहिए, उस चीज को लेकर हमने किताब लिखने का सोचा। अच्छा, आज जिसे हम देखते हैं बाजार में प्रतियोगी परीक्षाओं की सैकड़ों किताबें उपलब्ध है जी, आपको क्यों लगा कि नई पुस्तक की आवश्यकता है? जी बिल्कुल सही बात है, मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं, मैं किसी किताब का नाम नहीं लूंगा, और मैंने किताबें बहुत ही पढ़ी भी हैं। और जब उन किताबों को मैं पढ़ता था तो मैंने जैसे तैयारी की, कोई चीज की, कोई एग्जाम की, तो उनमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर देखे उनमें और जो उनमें लिखा हुआ था उसमें और उनमें बहुत ज्यादा अंतर था। जो की चीज नहीं लिखनी थी वो भी उसमें लिखी हुई है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट था जी। और देखा जाए तो प्रीवियस ईयर की जो भाषा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, या जो बदलता पैटर्न है, वो चीजें भी मतलब बहुत ज्यादा कम देखने को मिली। बदलते पैटर्न को भी ध्यान में नहीं रखा गया, या परीक्षा उन्मुख सामग्री भी नहीं थी, या देखा जाए तो सीधा जो परीक्षार्थी के लिए उपयोगी जो कंटेंट मिल सके वो चीज बहुत कम मिलती है सर। मतलब पेजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है और बच्चा उन्हीं में अटका रहता है। तो मैंने यही सोचा कि भाई क्यों ना हम एक छोटा कंटेंट तैयार करें कि जिसमें बच्चों को ज्यादा प्रतिशत मिलने की चांस रहे, कम पेजों। कम जी सर।
अच्छा, सुप्रीम रीजनिंग की बात करें और सुप्रीम टीचिंग एप्टीट्यूड की जी बात सर। करें, दोनों पुस्तकें हैं, जी सर। तो इनको तैयार करने में आपको कितना समय लगा? जी सर, देखो मैं इन दोनों पुस्तकों के बारे में अलग अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरी दोनों पुस्तकें अलग अलग टाइम प्रकाशित हुई थी। जी। और जैसे कि मैं सुन पा रहा हूँ, आप बता पूछ रहे हैं कि भाई ये बुक हैं आपकी किस तरह से और कितने समय में तैयार हुई। तो मैं देखूं कि भाई सबसे पहले जो हमारी सुप्रीम रीजनिंग बुक है, वो सबसे पहली मेरी शुरुआती बुक थी। तो शुरुआती बुक में मैंने उसमें लगभग 2 साल का समय लिया, क्योंकि मुझे कुछ पता भी नहीं था कि भाई बुक की शुरुआत किस तरह से करें, किस तरह से उसको टाइप करें, किस तरह से लिखा जाए, उसको किस तरह से प्रकाशित किया जाए, या किस तरह से उसकी शुद्धि अशुद्धि को देखा जाए। वो सारी चीजें थी। तो शुरुआत में कोई भी चीज हो, उसमें क्या है कि भाई टाइम लगता ही है। तो लगभग 2 वर्ष उसमें लगे थे सर, पूरे प्रकाशित होने तक। और नेक्स्ट जो बुक थी मेरी, जो अभी प्रकाशित हुई है, ये तो सुप्रीम रीजनिंग बुक है। और नेक्स्ट बुक जो बता रहे पूछ रहे हैं सर कि सुप्रीम टीचिंग एप्टीट्यूड, जो इस सुप्रीम टीचिंग एप्टीट्यूड है सर, ये लेटेस्ट में ही अभी प्रकाशित हुई है। और इस बुक को लिखने में महज 1 वर्ष लगा था, पूरी तरह से इसको संशोधित कर और बच्चों के लिए सरल भाषा में तैयार करने में। तो 1 वर्ष में ये बुक पूरी तरह से तैयार हो गई थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और पूरी तरह से एनालिसिस करना पड़ता है सर बुक को लिखने से। सही। जी सर। अच्छा, सिलेबस का अध्ययन हो, शोध सामग्री हो, इसका चयन करना हो और लेखन की जो प्रक्रिया है वो कैसी रही? जी सर, जैसे अध्ययन सामग्री को चूज कैसे करना है, या किस तरह से शोध करना है, कोई चीज की किस तरह से रिसर्च करनी है, कोई चीज कहाँ से लेनी है या कहाँ से नहीं लेनी है, ये सारी चीजों का बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है सर। तो हमने क्या किया कि जैसे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि मैं एक बुक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर ही लिखता हूँ, पर्टिकुलर कोई एग्जाम के लिए नहीं लिखता, मैं एक जर्नल बुक लिखता हूँ किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि रीजनिंग की बुक लिखी, तो वो भी एक अलग ही हर एग्जाम के लिए जर्नल एक बुक है जिसको कह सकते हैं। और इसी प्रकार से सुप्रीम टीचिंग एप्टीट्यूड है जो, उसमें भी हमने ऐसे कंटेंट तैयार किए हैं कि जो हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो हम क्या करते हैं कि जो टॉप मोस्ट जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और आरएसएसबी के थर्ड ग्रेड टीचर का, या कोई और भी एग्जाम हो कॉलेज लेक्चरर का, या कोई जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग से संबंधित एसएससी है, बैंक है, या कुछ भी जो भी जहां भी रीजनिंग आ रही है, मतलब उस एग्जाम में या जिस कंटेंट को हम लिख रहे हैं उससे संबंधित जो भी कोई परीक्षाएं हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम बहुत ही गहनता से अध्ययन करते हैं। और ये देखते हैं सर कि एग्जाम में किस तरह से पैटर्न पूछा जा रहा है, और क्या चीज ज्यादा रिपीट हो रही है, और क्या चीज के ज्यादा आने के चांस है, और उनके जो बदलते पैटर्न है उसका भी बहुत गहनता से अध्ययन करते हैं सर। इसी के साथ में हम जो पाठ्यक्रम होता है उसको भी देखते हैं कि भाई पाठ्यक्रम ये था, उसमें से किस तरह से सवाल बनाए गए, कहाँ से बनाए गए। फिर हम क्या है कि एक बहुत ही जो ऑफिशियल चीजें होती है उनको लेकर उनकी सहायता से हम कंटेंट तैयार करते हैं। जी सर, एनसीईआरटी, आरबीएसटी, उनकी सहायता से हम ये कंटेंट तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये चीजें कर पाते हैं सर। अच्छा सर, आप एक स्वयं शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने से पुस्तक लिखने में कोई विशेष लाभ मिला आपको? जी सर, लाभ की बात यह है कि भाई बच्चों को यदि कोई लाभ मिलता है तो सीधा हमको लाभ मिलता है। अब बच्चों को लाभ क्यों मिलता है कि क्योंकि हम शिक्षक होने के नाते बच्चों से बहुत गहनता से और बहुत अच्छी तरह से उनके पास से जुड़े हुए होते हैं, तो उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, और उस तरह उनकी समझ और उनकी जरूरत को समझते हुए किताब लिखते हैं। यही हमें सबसे बड़ा लाभ है सर। अच्छा, जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम में सभी को चौंका दिया, जैसे रिजल्ट आ रहे हैं जी सर। तो जब आपको ये पहली बार पता चला कि भाई मेरी किताब में से इतने प्रश्न आ रहे हैं, जी, तो उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? जी सर, मैं बहुत ही भावुक हो गया, बहुत ही प्रसन्न हुआ इस चीज को देखते हुए कि भाई मेरी किताबों से, और बहुत कम पेज में सर, 120 पेज 125 पेज में से इतना सारा कंटेंट आना, लगभग 80-90% क्वेश्चन उसी में से ही मैच खा जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। रीजनिंग है तो रीजनिंग, और टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो सर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत भावुक हुआ इस चीज को लेकर, और साथ ही मुझे बहुत खुशी हुई कि जब बच्चे इस चीज को लेकर बहुत लाभान्वित हुए, तो ये मुझे बहुत ही एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी ये कि भाई उससे उसके पढ़ाए हुए बच्चे उसकी किताबें लिखी और सारे प्रश्न वहीं से आ रहे हैं, मोस्टली प्रश्न। जी सर। तो एक टीचर के लिए, एक लेखक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। जी सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक लेखक के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार शायद ही कोई हो कि उनकी पुस्तक विद्यार्थियों की सफलता का कारण बने।
ऐसे में आपको सबसे अधिक खुशी किस बात की होती है कि भाई मेरी किताबों में से प्रश्न आ रहे हैं, शायद यही आपका जवाब होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल यही मेरी खुशी की बात है और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत ही छोटा सा कंटेंट होते हुए भी हम्म। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की उसमें से आ संभावना रहे हैं। रहती है और आते हैं, तो यही सर मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा मुझे बताइए, क्या विद्यार्थियों को ये मानते हैं कि सफलता केवल भाग्य से मिलती है? जी सर, मैं ये कह सकता हूँ, अपने जो पर्सनल विचार हैं वैसे कोई अलग भी मान सकता है। देखो, भाग्य किस्मत होती है, लेकिन बिगर मेहनत के भी कुछ नहीं होता है। तो मैं तो यही कहता हूँ, सही दिशा में और सही टाइम पर निरंतर प्रयास करने चाहिए। हम्म। और सफलता को हम 100% नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल दोनों ही हैं, लेकिन अपने को बिगर मेहनत के सफलता मिलना संभव नहीं है। हाँ, किस्मत का जी। दोष नहीं दे सकते। जी अगर सर। आप सफलता का मतलब हाँ। आप कठिन परिश्रम करते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। सफलता मिलेगी, तो फिर जी। किस्मत भी साथ देगी हमारी। देगी, और यदि देखो किस्मत सही भी नहीं है ना, तो अपने करेंगे तो किस्मत सही भी हो जाएगी। हो जाएगी। जी। अच्छा, आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में विद्यार्थियों का ध्यान भटकता बहुत आसान है, वो जल्दी से भटक जाता है। जी। तो आप युवा विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, देखो ये बिल्कुल जायज सवाल है और बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और ये सबके लिए है, जी। सभी श्रोताओं के लिए है हम्म। और सभी पूछने वालों के लिए है। तो विद्यार्थियों के लिए सच में ही ये बहुत बड़ी समस्या है, और माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है सर, कि बच्चे जो सोशल मीडिया है या मोबाइल है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो उसके लिए मैं यही सलाह दूंगा सर, कि बच्चे अपने जो लक्ष्य है, टारगेट है, उसको फिक्स रखें और उस पर निरंतर प्रयास करते रहें। और जो सोशल मीडिया या मतलब मोबाइल का टाइम है उसको भी फिक्स रखें कि भाई हमें इस टाइम ये चीज करना चाहिए। तो बस यही कहना चाहूंगा कि टाइम टेबल बना हाँ, करके टारगेट चीजें अपना की फिक्स जाए रखें। तो जी। फिर आसानी हो सकती जी, और उनको देखो मोबाइल से सीखने की कोशिश की जाए, ना कि कुछ गंवाने की। है। जी सर। अच्छा, जैसा कि आपने दोनों पुस्तकों को मैंने भी देखा है, पढ़ा भी है मैंने। जी। तो इन पुस्तकों में केवल जानकारी नहीं है बल्कि परीक्षा के स्तर के अनुरूप प्रश्न भी शामिल हैं। तो आप इस तक कैसे सुनिश्चित करते हैं कि प्रश्न वास्तव में परीक्षा के पैटर्न के अनुरूप है या नहीं है? जी सर, इसके लिए देखो गहनता से अध्ययन करना होता है सर। जैसे कि मैंने पहले बताया, लगभग ये सेम आंसर होगा। मैं यही कहूंगा सर कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं और निरंतर जो परीक्षाएं दिन पर दिन हो रही हैं, हम उन चीजों को बार बार देखते हैं। जैसे आज ही कोई परीक्षा हुई तो उसकी आंसर की या उसको देखते हैं सर, कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। तो बस यही है, इस तरह से देख लेते हैं तो उनमें बच्चों की जो जरूरत के मुताबिक कंटेंट तैयार हो जाता है। जी सर। जी। अच्छा, एक लेखक के रूप में सबसे कठिन चुनौती क्या रही आपके लिए? जी, कठिन चुनौती की बात करें तो कई बार ऐसा होता है सर कि परीक्षा का जो कंटेंट है उसको ध्यान में रखना, या मतलब अद्यतन मतलब उसको करंट में रखना, ये बहुत जरूरी है। सिलेबस को ध्यान जी रखना, सर। टॉपिक को ध्यान रखना। बिल्कुल, मतलब जो एग्जाम चल रहे हैं उसके साथ हमें कंटिन्यू रहना चाहिए, रहना तो पड़ेगा। समय के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को अपडेट अपडेट करना। करना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ी चुनौती है सर जी। लेखक के लिए। अच्छा, लेखन, अध्यापन और व्यक्तिगत जीवन में इनमें आप कैसे संतुलन बनाते हैं? जी सर, लेखन, अध्यापन और व्यक्तिगत जीवन, ये जी। तीनों ही चीजें जरूरी है सर। हम्म। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, कि हम जैसे तीनों चीजों में से कोई भी काम हमारे पास है तो हम उनको एक तो क्या है कि रजिस्टर बना के रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, लिखते हैं और क्रम वाइज लिखते हैं। अब मान लो कोई जो चीज पहले क्रम पर है तो उसको हम पहले करते हैं। फिर भी मान लो कई बार ऐसा होता है कि भाई तीनों, जैसे आपने कैटेगरी के सवाल पूछे हैं, भाई अध्यापन और लेखन और जो पारिवारिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो इनको भी हम इस तरह से देखते हैं कि मान लो इनमें से कौन सी चीज पहले करनी है, तो बस इसी तरह से हम आगे पीछे करके काम सारे ही करने हैं तो कर लेते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी समय आया कि जब लगा हो कि ये पुस्तक परियोजना पूरी नहीं हो पाएगी, उस कठिन दौर से आप कैसे निकले? जी सर, बहुत बार ऐसा हुआ है और बहुत ज्यादा कुछ लिखने की कोशिश होती है और लिखना भी चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा ऐसी समस्या आ जाती है कि नहीं लिख पाते या नहीं कर पाते उसको, और ऐसा लगता है कि परियोजना मतलब यहीं पर ही रुक सकती है या नहीं हो पाएगी पूरी। लेकिन विद्यार्थियों की जो चाह है या हमारा भी एक लगाव है बच्चों के प्रति, तो और माँ बाप और परिवार का भी बहुत ज्यादा सहयोग है सर, तो उस वजह से लगभग वो काम सफल हो ही जाता आज है। समय को जी सर। काम को आगे पीछे करके जी सर। भी हम इसमें पूरा समय दे पा रहे हैं। जी सर। बहुत अच्छी कोशिश। जी सर। जी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आज बहुत से शिक्षक ना पुस्तक लिखना चाहते हैं, जी। हमारे जो साथी हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते। जी सर। तो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे साथियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, जिन शिक्षकों को लिखने की एक्टिविटी या लिखने का एक शौक है उनका, तो बिल्कुल उनको सामने आना चाहिए सर। जितना भी टूटा फूटा जो भी उनसे आता है उसको लिखना चाहिए,
और दूसरे शिक्षकों को दिखाना चाहिए। एकदम से प्रकाशित करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वो शुरुआत कर सकते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि हम लेखन में बहुत अच्छे पारंगत भी हो जाएंगे और हमें कोई पसंद भी करने लगेगा। जी 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 सर। अच्छा, जो साथी सुन रहे हैं हमारे, अगर कोई ऐसी किताबें लिखना चाहता है, प्रकाशित करवाना चाहता है, तो आप समीम सर से भी बात कर सकते हैं। जी और सर। हमारे पेज के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी सर। तो हम आपको सही फुल सपोर्ट जो करेंगे। सपोर्ट रहेगा, जो सलाह होगी, जो एक सही निर्देश, दिशा निर्देश होंगे, वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि आपकी सफलता के पीछे परिवार, आपने बताया, सहयोगी और विद्यार्थियों को कितना योगदान रहा? जी सर, परिवार, सहयोगी और विद्यार्थियों का ही योगदान है। हम्म, क्योंकि विद्यार्थियों की इतनी चाह है या इतना लगाव है कि मैं लिखने के बिना रह ही नहीं सकता। तो लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ, बस लिखना ही पड़ता है। जी जी दूसरा, परिवार का सहयोग सर इतना अच्छा है कि जैसे भी चाहे वैसे हो जाता है। जी, बेहतर। ये है सर। अच्छा, आगे की योजनाएं क्या है आपकी? आगे की योजना सर ऐसा है कि विद्यार्थियों के लिए ऐसे ही कुछ कंटेंट लाएंगे। और लेटेस्ट तो मेरा यही विचार है कि एक राजस्थान जीके पर एक ऐसी छोटी सी किताब लाएं कि जिसमें से ज्यादा सवाल आने की संभावना है। कम पन्ने पढ़कर, हाँ। कम समय दे करके अच्छा रिजल्ट बच्चों का आ जाए। लगभग 125 पेज जी। होगी सर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इन सवालों के लिए। अब हम आते हैं हमारे रैपिड फायर की तरफ। बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे और उनके जवाब भी आपको कम शब्दों में और त्वरित देने होंगे। जी तो सर। पहला सवाल, आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है? मेरी पसंदीदा पुस्तक वो है जो बच्चों को सीखने और आगे की प्रेरित करे। कोई भी एक पुस्तक हो सकती है। आपका कोई पसंदीदा शिक्षक? पसंदीदा शिक्षक वो सभी शिक्षक जो भी मेरे जीवन में आए सर। एक आदत जिसने आपको सफल बनाया? एक आदत ऐसी कि जो समय पर कोई काम नहीं कर पाना, ये बहुत बड़ी सी। एक गलती जिससे आपने सबसे ज्यादा सीखा हो? यही गलती है सर कि समय पर हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है और इससे हम सीख मिलेंगे। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए कोई एक शब्द जो आप कहना चाहें? विद्यार्थियों के लिए एक शब्द है कि संभावना। हम संभावना देख सकते हैं और संभावना पर ही। सफलता की आपके अनुसार क्या परिभाषा होनी चाहिए? सफलता की मेरे अनुसार सर ये परिभाषा है कि यदि हमारे द्वारा या हमारे कुछ ऐसे कार्यों के द्वारा कोई बच्चा या कोई समाज या हमारा मेवात क्षेत्र कहीं से भी यदि कुछ भी लाभ ले पाए, तो वही एक बड़ी सफलता है। जी। अच्छा, अभी हम बात करें अपने इलाके को लेकर, मेवात को लेकर, जहाँ शिक्षा का क्या स्तर है, क्या आपने देखा और क्या क्या सुधार करना चाहते हैं? जी, देखो, मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जैसे बेटों को पढ़ाते हैं ऐसे बेटियों को पढ़ाना चाहिए। जी। सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात यह है कि कुछ लोग पढ़ाते हैं, अब बच्चों को आधे अधूरे ही पढ़ाकर उनको हटा लेते हैं। ना तो पढ़े रहते हैं और ना वो अनपढ़ होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाई भी पूरी तरह से पढ़ाएं। तो एक माँ बाप को, मेवात के माँ बाप जो है हमारे, जी। आप उनको क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि भाई शिक्षा सबसे बड़ी चीज है हमारी नजर में, क्योंकि हम शिक्षक हैं। और शिक्षा चाहे कोई भी हो, वो शिक्षा ही बहुत बड़ी चीज है। अपने को शिक्षा लेनी चाहिए, कहीं से भी मिले। शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए और हमें पूरे समाज में यदि बदलाव लाना है तो सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा सूत्र है कि सर जो बदलाव आ सकता है, जो भी हम चाहें वो हो सकता है। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपने कई डिस्ट्रिक्ट्स में एक तरह से काम किया है, देखा है, तो आप मेवात को और उनको कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे कैसे देखते हैं? देखो, यही एक मतलब मेन अंतर है, जो मतलब मुख्य रूप से अंतर देखा जाए तो यही है कि हम पढ़ाई के प्रति बहुत उदासीन है सर जी। और क्षेत्र में क्या है कि पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा लोग जागरूक हैं और पढ़ाई को बहुत एक नंबर पर रखते हैं, चाहे उनको जमीन क्यों ना बेचे। हमारे यहाँ हमारे यहाँ पर सर जमीन बेचकर शादी तो कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर। जी। तो आप, जैसे कि लोग देख रहे हैं हमें, मेवात के लोग देखेंगे, कोशिश है, तो आप मेवातियों के लिए, मेवात के माँ बाप के लिए, विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? जी, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई हर माँ बाप को ये समझना चाहिए कि हमारा लड़का हो या लड़की हो, हमें पूर्णता से और समानता से उनको अवसर देना चाहिए पढ़ने का। और दूसरा ये है कि हमें हमारे इलाके में जो भी शिक्षक या जो भी जागरूक लोग हैं या जो भी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई वो कुछ मिल गया या उसको कुछ सीखने को मिल गया तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। ये सारी चीजें छोड़ते हुए हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और जो लोग इनसे पिछड़े हुए हैं उनको भी अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी शिक्षक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे सहायता लेनी चाहिए। अच्छा, मेवात में एक चीज और मतलब देखने को मिलती है, आप उससे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, आप अपने विचार दीजिएगा।
एक तो जो पढ़े लिखे लोग हैं माने जो गवर्नमेंट जॉब में आ जाते हैं जी उनका एटीट्यूड थोड़ा सा बदल जाता है। जी। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या ये बात सही है, ये आपको नजर आती है? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें क्या है, सरकारी और बिना सरकारी होने से कोई मतलब नहीं। हम्म, देखो, पहली बात तो हम शिक्षक हैं। यदि शिक्षक और शिक्षक बराबर हैं तो पूरे समाज के साथ हम बराबर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो शिक्षक गवर्नमेंट हो गया है तो एक एटीट्यूड आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। मानवता सबसे बड़ी चीज है सर। और हमें ये तो देखो, शिक्षक की बात है, हमें क्या है, जो भी मानव है उनके साथ एक समान बर्ताव करना चाहिए, वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। तो इन चीजों को नेगलेक्ट करना चाहिए, इन चीजों को कोई मतलब आधार नहीं है, ये बिना आधार की चीज है। जी। तो समीम सर, आपने आपका अनुभव, संघर्ष और सफलता की जो कहानी हमारे साथ साझा की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो दोस्तों, आज की बातचीत में ये स्पष्ट होता है कि जब एक शिक्षक अपने अनुभव को पुस्तक का रूप देता है तो वो केवल किताब नहीं लिखता, बल्कि हजारों विद्यार्थियों के सपनों को दिशा देता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सही मार्गदर्शन, निरंतर मेहनत और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री ही सफलता की असली कुंजी है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।